Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Carl Pearson's coefficient of correlation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कोरिलेशन को डिटरमाइन करने के रिलेशन में स्कैटर डायग्राम मेथड को डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले तो डिस्कस करेंगे कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। Of the several mathematical methods of measuring correlation, the Carl Pearson's method is most widely used in practice. The Pearson coefficient of correlation is denoted by the symbol R, and it is one of the very few symbols that are used universally for describing the degree of correlation between two series. Correlation को मेजर करने के बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि सबसे रिलायबल मेथड रहता है ये पर्टिकुलर मेथड, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल आर से, स्मॉल आर से। और ये वो पर्टिकुलर सिंबल है जो यूनिवर्सल बेसिस पर यूज़ किया जाता है। बहुत कम सिंबल्स हैं जिनको यूनिवर्सल बेसिस पर यूज़ किया जाता है, और आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये दो सीरीज के डिग्री ऑफ कोरिलेशन को डिस्क्राइब करने वाला एक यूनिवर्सल सिंबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर। इसे हम पियर्सन्स कोरिलेशन या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी नाम देते हैं। इसके साथ साथ इट मेजर्स द नेचर एंड स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप, यानी कि जो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वे में डिफाइन किए जा सकते हैं उनके बीच में नेचर और स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम इस कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रॉपर यूज करते हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो दो दिए हुए वेरिएबल्स या सीरीज के नेचर ऑफ एसोसिएशन को प्रॉपरली डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ जो वैल्यू है आर की वो एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। साइन डिफाइन करता है नेचर ऑफ एसोसिएशन को, और वैल्यू डिफाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को। अब बात करते हैं साइन की। अगर दो दी हुई सीरीज के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन किया जाता है, और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हुआ? This means the relation is direct. It means an increase in one variable is associated with an increase in the other variable, and a decrease in one variable is associated with a decrease in the other variable. यानी कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड है। एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट, दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। एक में डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब दूसरे में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। इसको डिफाइन किया जाता है पॉजिटिव साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर साइन नेगेटिव है, इट मीन्स एन इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, विच मीन्स एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन द अदर। तो नेगेटिव साइन इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन को डिफाइन करता है, जो ये बताता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर एक में डिक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीमेंट हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, और जो वैल्यू है आर की वो
एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली डिफाइन करती है। तो यहाँ मैंने नीचे एक डायग्राम आपको डिफाइन कर रखा है, जहाँ स्टार्टिंग हुई है -1 से और कहाँ तक गया है ये +1 तक। -1 पर भी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, +1 पर भी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद -0.75 है, -0.25 है और फिर 0 आ गया, फिर 0.25 है, 0.75 है और 1 आ गया। -1 डिफाइन कर रहा है परफेक्ट कोरिलेशन को, लेकिन ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और +1 डिफाइन कर रहा है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को, और 0 डिफाइन कर रहा है नो रिलेशन को। 0 और -1 के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, और 0 और +1 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ जो एसोसिएशन रहेगा उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दो दिए हुए वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन या कोई भी एसोसिएशन नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 से ज़्यादा है लेकिन 0.25 से कम है, तो इसका मतलब वीक कोरिलेशन है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। r की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0.25 है, लेस देन 0.275 है, तो उस केस में हम कहेंगे देयर इज इंटरमीडिएट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या हम कहेंगे एवरेज डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज देयर बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ द वैल्यू ऑफ r इज मोर देन इक्वल टू 0.25 एंड लेस देन 0.75, बट इफ द वैल्यू ऑफ r is more than equal to 0.75 and less than 1, then we will say there is a strong correlation between the two variables, या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन अगर r की वैल्यू इक्वल टू 1 है, चाहे वो +1 है चाहे वो -1 है, हम कहेंगे देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट को कंप्यूट करना हो तो उसके लिए हम किन पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करते हैं? द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग पर्सोनियन R या कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट R इज, this is the formula, r is equal to summation x by upon n sigma x into sigma by। यहाँ r कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिफाइन कर रहा है, स्मॉल x माइनस x बार को डिफाइन कर रहा है, स्मॉल y माइनस y बार को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ x बार और y बार क्या है? मीन वैल्यूज ऑफ x सीरीज एंड बाई सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो x सीरीज के मीन वैल्यू को x बार से और बाई सीरीज की मीन वैल्यू को हम बाई बार से डिफाइन करेंगे। इनके हेल्प से हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा x डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x को, और सिग्मा y डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज y को। तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा y हो गया, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन कर रहा है। कितने नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं आपको x और y सीरीज के अंदर, x y के, उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम एक नए फॉर्मूले में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक इजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिग्मा x निकालना होगा, सिग्मा y निकालना होगा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है और टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है ये। फिर तो इसको सॉर्ट किया गया, सॉल्व करने के बाद एक नया फॉर्मूला निकल कर आया, और वो फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ही है। यहाँ स्मॉल x माइनस एक्स बार को और स्मॉल y माइनस y बार को डिफाइन कर रहा है।
एक्स माइनस एक्स बार से आप स्मॉल एक्स निकालोगे, एक्स बार एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज हो गई, वाई बार मीन वैल्यू ऑफ वाई सीरीज हो गई, वाई माइनस वाई बार निकाल लोगे, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लोगे, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर स्मॉल वाई स्क्वायर निकालना है, फिर एक्स वाई को निकालना है, और फिर इन सबका टोटल निकाल लो। समेशन एक्स वाई निकाल लिया, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, और समेशन वाई स्क्वायर निकाल लिया, और फिर सारी वैल्यूज़ को दिए हुए फॉर्मूले में पुटअप कर दो। इसके बेसिस पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया तक? कोरिलेशन कोफिशिएंट को कंप्यूट करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, जहां आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है वैल्यूज को, और डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है। फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला, स्मॉल आर इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई माइनस समेशन एक्स समेशन बाई अपॉन एन, अपॉन में कंप्लीट के अपॉन में अंडर रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन बाई स्क्वायर माइनस समेशन बाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? प्रॉपरली डायरेक्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज करते हुए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब किस तरह से इनके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।